गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाहू क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम नई सीरीज के साथ आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो कि घटना चक्र पूर्वालोकन उम, का है। और इसमें भारत के भूगोल के बारे में हम सभी लोग देखेंगे, क्योंकि अपकमिंग एग्जामों में जो उम, आपके री एग्जाम होने वाले हैं, लाइक एस आर ओ है, या यूपीपी है, या आपका यूपीपीसीएस है, क्योंकि ये लगभग में 2-3 महीने के बाद होने हैं। तब तक हम ये सोच रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वालोकन की जो 7 सीरीज़ें चल रही हैं, उसमें सातों आप लोगों को कंप्लीट करवा दी जाए। यदि आप लोग साथ देते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को सातों सीरीज़ें चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगी दोस्तों। और घटना चक्र एक ऐसी विश्वसनीय बुक है, जो कि चाहे आप वनडे एग्ज़ाम हो या आपका प्री मेंस हो। मेंस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेंस जिन भी एग्ज़ामों में है, उसमें आपके प्री के लिए सफिशिएंट जो है आपकी सीरीज़ है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन फैक्ट और फैक्चुअल दोनों तरीके के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। और फैक्ट ज़्यादा रहते हैं, और बिना फैक्ट के कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल में सामान्य परिचय देखेंगे, और सामान्य परिचय के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक नज़र, क्योंकि जो क्षेत्रफल है, इसमें आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि अनियमित अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। और अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों भारत का सातवां नंबर आता है क्षेत्रफल में। वहीं जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान, चीन पहले नंबर पर आता है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दोस्तों दादर और नगर हवेली है, तथा दमन और दीव है, जिन्हें समामेलित कर एक जो है केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित जो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख है, इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। 2.4, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोर्ट में क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। दो है ये जो जनसंख्या है, ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है, वो उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई वो 3,214 किलोमीटर, तथा पूरब से पश्चिम की चौड़ाई की अगर बात करें तो ये है 2,933 किलोमीटर। तो ये दोस्तों है। और उसी के साथ और आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें ये कह रहा है अगला पॉइंट कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 7,814 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, तथा पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की अगर संख्या की बात करें तो टोटल गाँव भारत में 6,40,932 गाँव हैं। और उसी के साथ आगे हम लोग देखते हैं। अब इसी पे देखिए क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है प्रश्न कोश है, उनको देखते हैं। और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित एक कोट दिया हुआ है, उसका उपयोग करना है। तो पहला कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है, क्योंकि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। अगला बात कह रहा है कि ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, तो ये सही है।
तीसरा कह रहा है समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी गलत है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि साढ़े यानी 82°30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी दोस्तों सही है। तो इस हिसाब से कोड जो हमारा बनेगा वो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आपके 4 विकल्प दिए हैं, तो डी वाला सही है दोस्तों। तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन डी है, डी विकल्प सही है। और देखते हैं इसमें कुछ और फैक्ट दिए हैं। कह रहा है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6°45 से 37°6 उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो 23°30 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, अतः कथन 1 और 3 गलत है। अब भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का 2.4% अधिकृत किए हुए सही है, और 82°30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, अतः 2 और 4 सही है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग फैक्ट भी देखेंगे, ताकि क्वेश्चन फैक्ट से भी बने तो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो ये दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है, तो ये राइट ऑप्शन दूसरे का सी हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष का आकार में विश्व का, यानी भारतवर्ष आकार में विश्व का अगर देखा जाए तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प हुआ। ये सब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस में क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। आगे हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसकी संपूर्ण मानवजात 16%, ये गलत है। अभी हम लोगों ने फैक्ट उसमें देखा है नोट्स में, तो इसमें संपूर्ण मानवजात 17% की जनसंख्या निवास करती है, तो ये बी ऑप्शन सही है। यानी भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का तो 2.4% है, लेकिन अगर यहाँ जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग में भारत के पास 17.5% की जनसंख्या है, तो संपूर्ण मानव जात का 17% लगभग जो है जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ नीचे फैक्ट दिए हैं उनको देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्तरीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत की संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या यानी 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ निवास करती है। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है कि भारत में लगभग कितने गांव हैं, ये अभी हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा है। तो भारत में 6,40,000 और 932 गांव हैं, तो इसमें चूंकि दिया नहीं है इसलिए इसमें ऑप्शन आपका 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं नीचे दिया हुआ वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या की बात करें 6,40,932 है, अतः राइट ऑप्शन आपका डी है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4 उत्तरी से 37°6 उत्तरी, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68°7 पूर्वी से 97°25 पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये गलत है दोस्तों। भारत में जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं, इसमें सही नहीं है, उसी को छांटना है, तो राइट ऑप्शन आपका 6 का डी हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर पे चलते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य आपको छांटना है। कह रहा है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। और कह रहा है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत है दोस्तों। मिजोरम नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो अरुणाचल यहाँ अगर होता तो ये सही होता। इसमें पूछ रहा है असत, तो असत आपका डी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड
इतने ही क्वेश्चन थे। अब दूसरा टॉपिक इसी में हमारा आता है जो है भारत के भूगोल के परिचय में, कि दूसरा जो है जो पॉइंट है वो कह रहा है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखते हैं। कह रहा है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है। कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनट एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो है बांटने वाले जो जीरो बांटने वाले जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, कहा जाता है। और विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं की उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसका मैप देख लेते हैं। मैप देखिए कि ये आपका जो है ग्लोब है या पृथ्वी कह लीजिए, ये बीच में जो एक डिवाइड रेखा 0 डिग्री है ये आपकी भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर ये आपका उत्तरी अक्षांश है। ये जितना भी पोर्शन है ये दोस्तों उत्तरी अक्षांश है। और ये यहाँ और जो नीचे का जो भाग है वो आपका दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। अब इसके बाद भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री पर होती है। इसी के जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री अगर आप जाएंगे तो ये आएगा कर्क रेखा। क्या होगा दोस्तों? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर आप नीचे आएंगे दक्षिणी अक्षांश पे तो वो होगा मकर रेखा। तो ये ध्यान रखिएगा। और 0 डिग्री पर क्या होगा? भूमध्य रेखा। आगे हम लोग देखते हैं यामोत्तर प्रधान यामोत्तर जो ये बीच से है ये आपके 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा है। और नीचे जो है ग्रीनविच रेखा है। इस साइड के जो भाग है इसको पूर्वी देशांतर रेखा और इस साइड के जो भाग है उसको पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम लोग इस पे और कुछ पॉइंट देखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं अगर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं बनेंगी तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार जो विषुवत वृत्त है वो लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो जाएगी 89 + 89 + 1। 1 जो बीच वाली रेखा है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के 179 रेखा हुई। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। 111 किलोमीटर को कई बार पूछा भी गया है। ये ध्यान रखिएगा कि जो है दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अब पूछ सकता है कि जो है एक काल्पनिक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो देशांतर रेखा कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब आप बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो दोस्तों बढ़ती जाती है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। और आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब पूछ सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये जो है कोर्ट में प्रश्न दे देते हैं, 2 लाइन दे दिया तो आपको याद रखना है कि अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। और इसकी जो मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68
डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है दोस्तों। और आगे पॉइंट कह रहा है कि ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये रहा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विस्तृत है। तो भारत कहाँ विस्तृत है? तो अभी भारत का जो विस्तार है वो इसमें से एक भी विकल्प नहीं सही है, क्योंकि भारत का जो विस्तार है वह अक्षांशीय जो विस्तार है वो 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, तो 6 डिग्री इसमें है नहीं। और अगला एक पॉइंट पूछ रहा है कि 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये भी ऑप्शन इसमें नहीं है दोस्तों। इसलिए जो पहले का ऑप्शन होगा वह आपका डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो चीज यहाँ दिया हुआ है ये चीज आपके चारों विकल्प में नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वह निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ये सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो दोस्तों राजस्थान से होकर गुजरता है। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? आपको वो जिला बताना है। तो वो जिला दोस्तों जैसलमेर है। जैसलमेर जिला है और ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले से गुजरती है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका तीसरा पॉइंट आ गया। और तीसरा पॉइंट दोस्तों ये कह रहा है कि भारत एवं कर्क रेखा, भारत और कर्क रेखा का संबंध देखते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर दोस्तों गुजरती है, जिनमें कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपके 8 राज्य हैं और 8 राज्य आपके कर्क रेखा जो है भारत के कर्क रेखा से गुजरते हैं। भारत एवं कर्क रेखा, इसका संबंध देख लेते हैं। देखिए ये कर्क रेखा है और ये 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। ध्यान रखिएगा, कब? 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। ये हमने एनसीईआरटी वन लाइनर में भी आपको बताया है। और जो लोग ना देखे हो एनसीईआरटी वन लाइनर, वो वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देख लें, देख सकते हैं। क्योंकि यार वन लाइनर आप देख लेते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण इसमें दिया हुआ है महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं। अगरतला ये 23 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश पे, गांधीनगर 23 उत्तरी अक्षांश पे, जबलपुर 23 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश पे, उज्जैन 23 डिग्री 09 अक्षांश पे, कलकत्ता की बात करें 22 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, नागपुर 21 डिग्री 09 उत्तरी अक्षांश पे, और अहमदाबाद, अहमदाबाद की बात करें
अहमदाबाद की अगर बात करें दोस्तों तो 23 डिग्री 02, और वाराणसी की बात करें तो 15 डिग्री 18 अक्षांश उत्तरी अक्षांश, और भोपाल 23 डिग्री 25 अक्षांश पे स्थित है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा देखते हैं। देखो, कर्क रेखा बिहार और झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा के बारे में इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसको देखते हैं कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था। तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प भी सही था। और ये चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है, 90 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा देखिए, गुजरात से गुजरती है, और दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश से तो गुजरती नहीं, झारखंड। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपके ये विकल्प सही है। और इस पे जो नीचे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से दोस्तों गुजरती है, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। आप ये इतना याद रखिए, मित्र पर गमछा झार, और इससे आपके 8 राज्य क्लियर रहेंगे। तो उससे क्वेश्चन चाहे जैसे बने घुमा करके आप कर सकते हैं। फिर कह रहा कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, राइट ऑप्शन आपका बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर तो इसमें शामिल नहीं है, ना बिहार ही है, ना हिमाचल प्रदेश है, लेकिन झारखंड से होकर दोस्तों गुजरती है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, झारखंड। और उसके बाद और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको बताना। तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन मणिपुर राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और सातवां क्वेश्चन कह रहा है, सातवां क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित नगरों में कौन कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है दोस्तों गांधीनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। एक कर्क रेखा के एकदम निकटतम स्थित है। और इसको देख लेते हैं। अगरतला 23 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश पे, गांधीनगर 23 19, और जबलपुर 23 11 उत्तरी अक्षांश, उज्जैन 23 09 उत्तरी अक्षांश। अंतर स्थिति ये दिया हुआ है। दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। चूंकि इसका प्लस जो है गांधीनगर का जो अंतर स्थिति है 23 डिग्री 30 से अगर देखा जाए तो +11 है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, ये आपको बताना है कि कर्क रेखा के निकट कौन सा नगर है। तो ये आपका दोस्तों कोलकाता है। इसमें भी जो है दिया हुआ है दिल्ली, दिल्ली दिया हुआ, कलकत्ता दिया हुआ, जोधपुर दिया हुआ, नागपुर। कर्क रेखा कह रहा है कि कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांशीय विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 है, अतः उपयुक्त कर्क रेखा के निकटतम नगर कोलकाता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों कोलकाता। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो 23 डिग्री 30 जो है उत्तरी, ये अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। क्योंकि जो 23.5 डिग्री है, 23, इसको 2 तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि जैसे 23 डिग्री 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं, या 23 डिग्री 30 भी लिखा जा सकता है। और ये है कर्क रेखा। 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो वो दोस्तों है मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो ये दोस्तों दिल्ली में दिन की जो अवधि होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इसके फैक्ट देख लेते हैं कि सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, यानी कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो वो दोस्तों जबलपुर है। इन 4 शहरों में जबलपुर सबसे नजदीक है कर्क रेखा के। 12 नंबर के बाद देख लेते हैं इसका जो है कि स्थान और अक्षांश। जबलपुर 23 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश, अहमदाबाद 23 डिग्री 02 उत्तरी अक्षांश, उज्जैन 23 डिग्री 09 उत्तरी अक्षांश, वाराणसी की बात करें तो 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश। तो सबसे नजदीक की अगर बात करें तो ये है 23 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश, ये सबसे नजदीक। उपयुक्त शहरों के अक्षांश स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का जो शहर है वो दोस्तों जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांश स्तर सबसे कम है। इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है दोस्तों वो है माही नदी। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए विकल्प होगा। और आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, नर्मदा दिया है तो इस हिसाब से ना माही नदी दोस्तों, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब हम लोग चौथा पॉइंट इसका है, देखते हैं मानक समय। मानक समय से जो है पहले हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं, पॉइंट को देखते हैं। इसमें जो नोट्स दिया हुआ कह रहा है कि भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है अथवा भारतीय मानक समय IST जो कि 82°30, चाहे ऐसे पढ़िए 82°30 ऐसे या ऐसे भी लिखा रहेगा 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। और अगला पॉइंट करा कि भारतीय जो मानक समय है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि ग्रीनविच माध्य GMT से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक एवं उत्तर को 7°30 यानी 7°30 यानी 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांश विस्तार के कारण गुजरने से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हैं 82.5 डिग्री यानी 82°30 पूर्वी यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक जो है यामोत्तर चुना गया है। अब हम लोग देखते हैं भारत की जो मानक समय रेखा है 82°30 पूर्वी देशांतर दी हुई है। और इसी के साथ जो है आपका ये मैप देखिए इसी। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा कहीं मिस ना हो जाए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों से विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को, पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट यानी 24 घंटे या 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अतः एक देशांतर रेखा घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट अर्थात 1440 अपान 360 तो काटेंगे तो आपका आएगा 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह कि सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व धुरी पर, ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी की धुरी है वो पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः
0 डिग्री प्रधान यमोत्तर से पूर्व की ओर जाने जाने पर समय, जो आपका समय होगा जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ये ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल जो है 24 घंटे अर्थात दिन और रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है काल्पनिक रेखाएं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती हैं। अब इस पे प्रश्न हम लोग देखते हैं और प्रश्न पहला कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वो आपको बताना है। तो वो 172 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर होगा। और ये दोस्तों इसका देख लेते हैं कि कैसे निकाला गया है कि जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह 6 बजता है तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यमोत्तर के बीच 15 गुणे 6 यानी 90 डिग्री और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, एक का अंतराल होता है। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री यमोत्तर है, अतः वह जो समय होगा वो 90 प्लस 82.5 डिग्री अर्थात 172 172.30 डिग्री या 172 सही 1/2 डिग्री पूर्व होगा। तो इस हिसाब से प्रश्न नंबर आपका एक ये कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जो छोर है पर स्थित वारांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो वह दोस्तों होता है 2 घंटे का अंतर होता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं कि गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 पूर्व से 74 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 पूर्व से 97 डिग्री 30 पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिमी और अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य जो देशांतरीय अंतर है 97 डिग्री 30 माइनस 68 डिग्री 4, तो ये आपका जो बना ये आया 29 डिग्री 26। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है इसलिए 29 डिग्री 26 इंटू 4 लगभग में 118 मिनट, और 118 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग में 2 घंटे आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए कोड पे आधारित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। अगला पॉइंट कह रहा है कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो इनमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है और राइट जो आपका ऑप्शन है वह दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा क्यों सही है? क्योंकि औरंगाबाद का जो अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है ये सही है। इसमें देखते हैं हम लोग, ये देखिए इसमें कौन कौन सा सही है। एक तो दूसरा सही है, तीसरा औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है और बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इसलिए इसका जो है राइट ऑप्शन सी विकल्प है, 2 और 3 सही है। इसको कथन देख लीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है रीवा, बी ऑप्शन है सागर और आपका सी ऑप्शन है उज्जैन, डी ऑप्शन है होशंगाबाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है रीवा। ये शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है तो वो शहर आपका है रीवा। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो शिलांग है, शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो वो दोस्तों होगा 10.38 पूर्वाह्न। कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की जो कि राजधानी है एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री तो 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। क्योंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है इसलिए इनके बीच 9.5 डिग्री पर कितना होगा? तो 9.5 को 4 से गुणा करें 38 मिनट का अंतर होगा। जो कि भारतीय
मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न के 10:38 का समय होगा, यानी 38 मिनट आगे बढ़ जाएगा, तो 10 के बाद 10:38 का समय होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय जो समय है वह क्या होगा? वह दोस्तों होगा 14.30। 14.30 कैसे होगा? क्योंकि 120 पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच जो देशांतरीय अंतर है, तो पहले अंतर निकाल लेते हैं। 120 में 82.5 डिग्री 30 घटा लेंगे तो बचेगा 37 डिग्री 30। अब चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है, तो 37 डिग्री 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मिनट आएगा, और 150 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट अंतर आएगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 के आगे आप 2.5 घंटा जोड़ देंगे, तो ये आएगा 14.5, यानी 14.30 का समय होगा। तो राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो अब आपको बताना है दोस्तों कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि भारतीय जो मानक समय है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, यानी 5 राज्यों से। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी ये रेखा नहीं गुजरती है। तो ये हो गया आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय की देशांतरीय रेखा 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और देख लेते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला यानी 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। ये आपको बताना है। तो दोस्तों 82 डिग्री 30 पूर्वी जो देशांतर रेखा है, ये प्रमाणिक मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया गया है। तो ये दोस्तों इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST तथा ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच जो अंतर है वो कितना है दोस्तों? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ये ध्यान रखिएगा, 11 का राइट ऑप्शन बी होगा, प्लस में 5.5 घंटा। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय जो है IST पर होगा। तो ये लगभग 5:30 बजे या लगभग 6 बजे। तो अब आपको बताना है, तो 5 में आप 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 7 बजे, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है। तो 5 और 2 7, 7 बजे ये समय होगा आपका। राइट ऑप्शन इसका सी है। देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की तिरप 95 डिग्री 31 और गुजरात के कांडला में 70 डिग्री 11 में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तिरप में सूर्योदय अज्ञात 5 बजे होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो वो दोस्तों बंगलुरु स्थित है। और राइट ऑप्शन आपका ए है। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 पूर्व और 77 डिग्री 22 पूर्व के मध्य है। अतः वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय विस्तार अंतर दिल्ली से सबसे कम हो। अतः प्रश्न में दिए गए देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है। एक तरफ शहर दिया है और देशांतरीय विस्तार दिया है, और इसमें देख लीजिए बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। फिर आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में बंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आएगा हम लोगों का दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु में पहले फैक्ट देख लेते हैं और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट इसमें दे दिया है कि 31 अक्टूबर 2019 को
भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्र के 4 दूरस्थ बिंदु हैं और 4 दूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं, उनको देखते हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु अगर पूछता है, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछता है, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसके ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, एवं भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। दूरस्थ जो उत्तरी बिंदु है, ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट है, ये इंदिरा कॉल या लद्दाख। और आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका देखिए दिया हुआ है। फिर अगला पॉइंट पूछ रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, जिसे गुहार मोती गुजरात में है, के नाम से जाना जाता है, और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो कि किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी, जिसे केप केमोरिन, भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। 3 सागर मिलते, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं, कन्याकुमारी केप केमोरिन में मिलते हैं। अब प्रश्न कोश इस पे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये आपको बताना। तो वो दोस्तों है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पर भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जो स्थित है वह स्थित है बड़ा निकोबार में। राइट ऑप्शन 2 का होगा बी, बड़ा निकोबार में। और इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो ये स्थित है बड़ा निकोबार में स्थित है। कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो ये दोस्तों इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को इंगित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सुदूरस्थ जो पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में स्थित है। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23 डिग्री 713 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो पूर्व की ओर अवस्थित है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ आपका पूर्व की ओर अवस्थित है। और इससे कुछ फैक्ट हैं जो दिए हुए हैं, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलोर। अब कह रहा है कि सभी नगर पूर्वी, जो सभी नगर हैं वह पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित हैं। अतः जिस नगर को देशांतरीय मान सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित जो नगर है वो दोस्तों लखनऊ है। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। वो स्थान दोस्तों कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। और दिया हुआ कि भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब छठा पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं भारत के भूगोल में परिचय में। तो छठा जो पॉइंट है दोस्तों वो सीमावर्ती देश है। सीमावर्ती देश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के निकटतम जो पड़ोसी देश है वो आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है, वह श्रीलंका है। ये दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं। फिर अगला कह रहा है देश की जो सीमाएं हैं वह प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, उत्तर में चीन व नेपाल है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश है व म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव द्वारा निर्मित हैं, जबकि अन्य देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक सीमाएं हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट अगला ये कह रहा है कि भारत की भू सीमा की अगर बात करें तो 15,107.7 किलोमीटर, और द्वीप क्षेत्रों सहित अगर देखा जाए तट रेखा की बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नलिखित प्रकार है, तो इनको भी देख लेते हैं। देश और सीमा की लंबाई, सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है वो दोस्तों सबसे लंबी भारत के साथ साझा होती है, 4,096.7 किलोमीटर। और ये जो बांग्लादेश है वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है राज्यों से मिलता है, यानी इसके साथ जो है साझा करता है। इन राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश अपने देश की सीमा साझा करता है। चीन की बात करें तो चीन की जो है कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर भारत के साथ साझा होती है, और चीन भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगला जो है देश आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है, और पाकिस्तान लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से सीमा बनाता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल दोस्तों 1,751 किलोमीटर भारत के साथ जो है सीमा साझा करता है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों के साथ जो है नेपाल की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और इससे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य जो है स्पर्श करते हैं। भूटान की बात करें, भूटान 6,000 जो है 699 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है, और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। अफगानिस्तान की बात करें दोस्तों, सबसे कम सीमा बनाने वाला जो देश है भारत के साथ वो अफगानिस्तान है, जो कि 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और ये केवल लद्दाख को स्पर्श करता है। तो टोटल अगर सीमा की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर जो है भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो सीमा बनाते हैं। और अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश बनाता है के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है भारत के साथ वो दोस्तों है पाकिस्तान। अगला पॉइंट है भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कहाँ बनाता है, पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ बनाता है। ये ध्यान रखना है कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो बनाता है, बांग्लादेश यानी भारत के किस राज्य से सबसे बड़ी सीमा बनाता है तो वो पश्चिम बंगाल से, और म्यांमार भारत के किस राज्य से सबसे लंबी सीमा बनाता है तो वो बनाता है अरुणाचल प्रदेश से। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं मैचिंग, और जो है कोट वाले क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ये सीमा बनाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ। उत्तराखंड दोस्तों चीन और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाता है। असम बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चीन, म्यांमार और भूटान के साथ ही सीमा बनाता है। और मिजोरम राज्य की बात करें तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये जो है भारत के सीमावर्ती देश हैं। देख लीजिए चाइना दिया हुआ है, और इधर अफगानिस्तान है, और ये आपका पाकिस्तान है। तो इस तरीके से जो सीमा बनाते हैं वो देश दिए हुए हैं। आगे हम लोग कुछ और पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, मैकमोहन कई बार पूछा गया, रेडक्लिफ भी पूछा गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण जो है वर्ष 1893 में किया गया था।
और अगला पॉइंट कह रहा है 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड के द्वारा अफगान के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक जो निकटतम देश है वो दोस्तों है श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंस के गवर्नर जो रहे 1700 जो है 55 से 63 में रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकानियोमा, नागा, पटकाई और स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा ध्यान रखिएगा। अतः इसके तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी जो है तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत की ओर से अगर देखा जाए भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल जो कि 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर तथा त्रिपुरा 856 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सबसे अधिक सीमा असम बनाता है जो कि 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश जो कि 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। साथ ही साथ भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्तरीय सीमा है, जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। ये रहा दोस्तों कुछ पॉइंट वाइज। अब हम लोग प्रश्न कोश पे देखते हैं। प्रश्न कोश कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कह रहा है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसमें जो कथन आपके दिए हुए हैं कोट आपको चुनना है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका केवल 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1 और 3। तो इसमें जो दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प सही है। ए विकल्प यानी एक विकल्प का मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। असम, तो ये तीनों विकल्प से असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, सही। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, हिसाब से राइट ऑप्शन ये हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखते हैं। ये देख लेते हैं, मैप है ये आपका, देखिए चीन, भूटान और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, ये आपको बताना है। तो मेघालय की मिलती है दोस्तों, त्रिपुरा की, मिजोरम की मिलती है, लेकिन मणिपुर की सीमा जो है आपके बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ये बताना है। कई बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें देख लेते हैं, कह रहा है कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, पश्चिम बंगाल इतनी किलोमीटर की सीमा बनाता, असम 263 किलो, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश से सीमा जो है न बनाने वाला जो राज्य है वह दोस्तों है नागालैंड। नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य आपको बताने हैं। तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो दोस्तों एक तो मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये 4 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। और ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मेघालय की जो सीमा है वह भूटान से नहीं मिलती है, बाकी सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है। लेकिन भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो इस प्रकार हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा 267 किलोमीटर राज्य के स्पर्श करती है।
इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो वो दोस्तों बिहार राज्य है, बिहार अलग है, तो ये भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 करके दिए सूचीबद्ध किए गए हैं, विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त जो मुद्दे थे वो आपको बताना है। सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल का बंटवारा, ये विवाद थे कुछ। पाकिस्तान ये है आपका, तो ए, बी और सी इन विवादों में कह रहा इन मुद्दों को मानचित्र के ए बी सी से सुमेलित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग आपको करना है। तो अब आपको प्रयोग करना है कोड। सबसे पहला मुद्दा कौन सा था? तो सबसे पहला मुद्दा ए, बी और सी, यानी जो पहला मुद्दा था वो आपका है सीमा विवाद का निपटारा। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा आपका है वो आपका है सैन्य बलों का विनियोजन, और फिर तीसरा है नदी जल का बंटवारा। देख लेते हैं, इसका फैक्ट दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है नवंबर 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्रण संबंध प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित किए गए, जिसमें से सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारा के अंतर्गत तुलबुल एवं बुलर बैराज और नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल है। तो ए सरक्रीक क्षेत्र को, और बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को, और सी है सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश जो आपका भारतीय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा म्यांमार को स्पर्श करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो वो दोस्तों असम, असम की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ये दोस्तों है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। और अगला 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक फैक्ट देख लीजिए कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। 11 नंबर कह रहा है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म है वो देख लेते हैं। तो एक तो सिक्किम और बिहार है। सिक्किम और बिहार इन नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य के युग्म हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है? तो वो दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनती है। और देख लेते हैं भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा, अगर सबसे छोटी सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर के साथ सीमा साझा कर रहा है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो 13 नंबर है वो ये कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो किसके द्वारा? ए रेड क्लिप रेखा के द्वारा की गई है। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिप रेखा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि रेड क्लिप रेखा कौन सी है? तो ये आपको बताना है, और ये है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा जो है निर्धारित करती है? तो ये दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा का नाम डूरंड लाइन है। अगला कह रहा है भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो उदाहरण है वो क्या है? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण आपको बताना है, तो ये अध्यारोपी सीमा है। इसको पढ़ लेते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपी सीमा है का एक उदाहरण है। अध्यारोपी सीमा एक ऐसी सीमा रेखा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपी सीमा को साझा किया था। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ये आपको बताना, और ये दोस्तों है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा साझा करती है। भारत चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। और आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है इसके साथ? तो भारत और चीन के बीच।
और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो वो दोस्तों पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो वो दोस्तों सिक्किम है। सिक्किम की सीमा यानी सिक्किम जो है राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 21 नंबर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो वो दोस्तों है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिली हुई हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है। तो ये जो आरोही क्रम है वो दोस्तों है सबसे पहले नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है। राइट ऑप्शन बी होगा। और 22 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भू सीमा की लंबाई निम्नानुसार है। देश और सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। कुल 15,106.7 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वो भारत के साथ अन्य देश जो हैं वो साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बांग्लादेश। दोस्तों अगला जो चैप्टर हमारा होगा अगला लेक्चर वो भौतिक विभाजन से संबंधित होगा, जो कि अगली वीडियो में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।